नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये संविधान के अंतर्गत नवा वीडियो है और इसके अंतर्गत संविधान के भागों को बताया गया है। अब आपका भागों के बाद ही से आपका कंटिन्यू अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान आगे बढ़ने लगेगा। आज हम 22 भागों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं और इस भाग में क्या क्या वर्णित है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि भाग एक में क्या वर्णित है और या इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। भाग एक में आपको बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में वर्णित है। भाग एक के अंतर्गत जो बताया गया है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अभी हाल ही में कुछ विवादों के तहत इंडिया नाम को अनुच्छेद से हटाने का प्रयास किया गया। कहा गया संविधान के अंतर्गत जो इंडिया है वह नाम हटाकर हम लोग नाम क्या कर देंगे, भारत कर देंगे। G20 के जो सम्मेलन में थे तो उसमें जो इंडिया शब्द की जगह भारत इंग्लिश में लिखा गया, तो वह प्रावधान जो है वह प्रावधान किसके अंतर्गत बताया गया है, वह प्रावधान अनुच्छेद 1 के अंतर्गत निहित है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अर्थात यूनियन है। तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करने की बात हुई है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान बताए गए हैं वो अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य बताए गए हैं। इसी प्रकार हम लोग आते हैं भाग 2। तो भाग 2 में किसकी चर्चा की गई है? भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है और भाग 2 में नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। इसमें बताया गया है भारत में कितने प्रकार से नागरिकता पाई जा सकती है और भारत में नागरिकता जो पाई जा सकती है उसमें जो अनुच्छेद बताए गए हैं वो 5 से 9 के बीच में बताए गए हैं। और ये अनुच्छेद भारतीय संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था तो 5 से 9 तक अनुच्छेद जो थे ये स्वतः उसी दिन से लागू हो गए थे और बाकी जो शेष अनुच्छेद थे वो कब लागू हुए थे? 10 और 11 जो लागू हुए थे वो 26 जनवरी 1950 के द्वारा लागू किए गए थे, जबकि ये 5 से 9 जो अनुच्छेद थे नागरिकता संबंधी ये कब लागू कर दिए गए थे? ये 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी यह अधिनियम लागू कर दिए गए थे। तो नागरिकता का प्रावधान कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है और इसमें जो बताया गया है भारत की नागरिकता कितने प्रकार से पाई जा सकती है या किन किन प्रकार से नहीं पाई जा सकती इसके बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार या जिन्हें आप मौलिक अधिकार के भी नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 इसका वर्णन बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 आप जानते हैं मूल संविधान में इनकी जो संख्या थी, मूल संविधान में जो संख्या थी इनकी 7 थी और वर्तमान में संविधान इसमें संख्या जो है वर्तमान संविधान में जो इसकी संख्या है वह 6 है। आप जानते हैं सातवां जो था ये संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति के अधिकार का वर्णन 19(6) में और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वर्णित था। तो कहां पर वर्णित था? 2 जगहों पर वर्णित था, 19(6) में और 31 में। अब इसको हटाकर कहां बता दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
और इसे किस भाग में जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे भाग 12 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये भाग 3 और भाग 12 का थोड़ा सा संबंध है, ये आप याद देखेंगे कि मूल अधिकार में एक ऐसा अधिकार हुआ करता था जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इस समय किसमें आता है, अब इस समय भाग 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मूल अधिकार जो भाग 3 में है, इनका वर्णन कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है। आगे आते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है, भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो आप कहेंगे 36 से 51 तक वर्णित है। जिस प्रकार मूल अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों को बताते हैं, इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य या दायित्वों को समझाते हैं। हालांकि मूल अधिकारों के हनन पर हम लोग न्यायिक समीक्षा के लिए जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन ना किए जाने पर आप न्यायिक समीक्षा के लिए मांग नहीं कर सकते। तो डीपीएसपी के बारे में जो चर्चा बताई गई है वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बताई गई है, और इसका प्रावधान कहां से लिया गया, तो आप कहेंगे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान लिया गया है। अगला देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का ए के अंतर्गत है, मतलब 4 का में है। यदि आप कोई भी ऐसा खंड देखते हैं जो बाद में जुड़ा है, तो वह इसका मतलब यह है कि वह बाद में ही जोड़ा गया है, यह मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। तो यह खंड 4 का है या 4 ए है, तो यह प्रावधान मूल संविधान के अंतर्गत नहीं होगा, इसको बाद में जोड़ा गया। तो आप जानते हैं मूल कर्तव्यों को आप जानते हैं कब जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, और मूल कर्तव्यों को जोड़ने के बाद इसमें 51 का एक अनुच्छेद जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर ही क्या किया गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए, और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया डाली गई वह वर्मा समिति के द्वारा कानूनी प्रक्रिया डाली गई। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का प्रावधान बताया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन में इसका जो प्रावधान कर दिया गया वह 10 कर दिया गया, और प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, इसके बारे में प्रावधान था। और यह प्रावधान 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि मूल कर्तव्य क्या होंगे, मूल कर्तव्य का 11वां कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या उसके संरक्षक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। मूल कर्तव्य भी जिस प्रकार से आप देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक के लिए, यदि राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से मूल कर्तव्यों का यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, इसके लिए भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात इसमें भी दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन कुछ समय के पश्चात इसमें दंड का प्रावधान भी जोड़ा गया। जैसे हमने बताया कि वर्मा समिति 1998 के द्वारा यह इसमें प्रावधान बना कि मूल कर्तव्यों का यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। यदि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो पालन नहीं करते हैं उसके लिए आपको कोई भी दंड की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उनके कर्तव्यों का निर्वहन या उसका उल्लंघन करने पर क्या है, उसके में दंड की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें से जैसे पहला है मूल कर्तव्य, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। इसके अंतर्गत यदि आप नहीं करते हैं तब भी दंड की प्रक्रिया बताई गई है। उसी प्रकार 7वां मौलिक कर्तव्य है जिसमें ये बताया गया है वन संरक्षण के बारे में, वन जीव संरक्षण के बारे में, यदि इसका उल्लंघन करते हैं तब भी दंड प्रक्रिया है। इसी प्रकार 9वां बताया गया है सार्वजनिक संपत्ति या स्मारकों की सुरक्षा, उसके लिए यदि आप वो नहीं करते हैं उसमें भी आपको क्या है, दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार आपका 11वां बताया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यदि माता पिता
उनको निःशुल्क शिक्षा नहीं उपलब्ध कराते हैं तो उनको भी दंड का प्रावधान बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि भाग 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य थे, और मूल कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे? समिति सरदार शरण सिंह समिति द्वारा, और इसका उल्लेख कहाँ है? 51 का में है। हम लोग जब इस पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर हम लोग पूरे घेरा भी मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। आगे देखते हैं भाग में। अगला भाग है भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत किसकी चर्चा है? संघ की चर्चा। संघ की चर्चा कहां से कहां तक है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 52 से 151 तक है। लेकिन इस संघ को हम कुछ अध्यायों के माध्यम से पढ़ते हैं। अध्याय 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ते हैं। कभी कभी अध्याय से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संघ में कितने अध्याय हैं? तो आप बताएंगे 5 अध्याय हैं। तो अध्याय 1 में है कार्यपालिका, और आप जानते हैं कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। और कार्यपालिका के बारे में जो वर्णन है वो 252 से लगाकर 78 तक है। आप 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद से हम लेकर, और आप जानते हैं 78 तक क्या है? इस कार्यपालिका का वर्णन है। जब संसद स्टार्ट होती है 79 में, तो संसद का वर्णन 79 से स्टार्ट होकर 122 तक संसद के बारे में प्रावधान बताया गया है। राष्ट्रपति की विधिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास जो विधिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में जो चर्चा की गई है वह अध्याय 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 123 में की गई है। इसी प्रकार अध्याय 4 में देखते हैं संघ की न्यायपालिका। संघ की जो न्यायपालिका है इसका विस्तार अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है और 147 तक गया है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान बताया गया है। इसी प्रकार अध्याय 5 में देखते हैं तो इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप इसे कहते हैं CAG, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो प्रावधान बताया गया है अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि संघ का जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है या भाग है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, विधेयकों के बारे में, और राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में या महान्यायवादी के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं या महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो संसद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बनते ही बनते हैं, तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यदि हम भाग 5 को बहुत सही से पढ़ते हैं तो भाग 6 को भी समझने में हमें बहुत ही आसानी होती है। और भाग 6 के अंतर्गत हमें क्या बताया जाता है? राज्य बताया जाता है। जिस प्रकार संविधान के अंतर्गत प्रावधान संघ में रखे गए हैं उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसी के आधार पर राज्यों को भी बारे में बताया गया है। तो हमारे कुछ अनुच्छेद जो हैं वो राज्य और केंद्र और राज्य के बीच समानता रखते हैं, मतलब जिस प्रकार से केंद्र के अंतर्गत उन अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान है उसी प्रकार से राज्य में कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से वही प्रावधान बताया गया है। तो जैसे अध्याय 1 में देखते हैं, इसमें भी हमारे 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में आप देखते हैं अध्याय 1 में साधारण बताया गया है, इसमें परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और अध्याय 2 के अंतर्गत कार्यपालिका, अब जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि संघ में भी कार्यपालिका का वर्णन था, इसी प्रकार इसमें भी कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अध्याय 3 में देखते हैं राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, और आप उसमें देख रहे थे संसद के बारे में। तो यहाँ पर विधानमंडल की चर्चा 168 से लगाकर 212 के बीच में विधानमंडल की चर्चा की गई है। इसी में आप 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषदों का सृजन, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ये अध्याय 3 के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे होंगे? राज्य का विधानमंडल पढ़ रहे होंगे।
अध्याय 4 के अंतर्गत राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ रहे होंगे, जिस प्रकार से, और इसका वर्णन होगा 213 में। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था संघ में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और उनका वर्णन आपने पढ़ा था 123 में। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन था। तो यहाँ पर 223 में यहाँ पर दो हम आगे निकाल लें तो यहाँ पर 213 बनता है, और इसमें क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं या राज्यपाल का अध्यादेश के बारे में वर्णन है। इसी प्रकार भाग 5 में, अध्याय 5 में देखते हैं राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। जिस प्रकार से अभी हमने देखा था पीछे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था, इसी प्रकार यहाँ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान है। हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान है, यह 214 से 232 के बीच में यह प्रावधान बताया गया है। अभी तक हम लोग पीछे देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जो बताया गया था वो 124 से लगाकर 147 तक बताया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हो 214 से लगाकर 232 में ये प्रावधान बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जो क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आप थोड़ा सा समझ लें। अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे न्यायालय आते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट के नीचे जो न्यायालय आते हैं उन्हें भी उनके अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। कहने का मतलब किसी के अधीन रहकर जो कार्य करते हैं न्यायालय उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किसमें दी की गई है, 233 से 237, जबकि 233 में जो है 233 में जिला न्यायालय के बारे में चर्चा बताई गई है। जिला न्यायालय के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा बताई गई है। तो आप राज्य के अंतर्गत आप ये 6 अध्यायों के माध्यम से पूरा राज्य हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर अनुच्छेद 52 से लेकर 237 में जो अनुच्छेदों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन अनुच्छेदों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। अगला आते हैं भाग 7 में क्या बताया गया है। बताया गया है कि भाग 7 के अंतर्गत पहली अनुसूची के भाग था। आप जानते हैं जब संविधान बन रहा था या संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, या भारत जिस समय में संविधान लागू हुआ था उस समय जो राज्यों का प्रकार था वह 3 प्रकार के राज्य बटे थे। वो राज्य कौन कौन से थे इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो ये राज्यों का प्रावधान था वो राज्य ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य, ये इस प्रकार के राज्य हुआ करते थे। राज्य का मतलब हो गया भारत में राज्य किस प्रकार से बटे थे। ये वह राज्य हुआ करते थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे। ऐसे ए में वो राज्य आते थे, ए राज्य वो हुआ करते थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे। इनकी संख्या लगभग 9 थी। इसी प्रकार बी में वह राज्य आते थे जो देसी रियासतों के अधीन हुआ करते थे। देसी रियासतों के अधीन जो राज्य हुआ करते थे वो किसके अधीन, वो किसमें आते थे, वो खंड बी में आते थे। इसी को भाग हम लोग खा कह देते हैं। और सी की यदि हम बात करें तो सी में वो राज्य आते थे जो बड़े क्षेत्र हुआ करते थे या बड़े शहर जो क्या होते थे, ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे। जैसे इसमें हम लोग देखना चाहें तो कलकत्ता हुआ, मुंबई हुआ, बॉम्बे जिसे कहते हैं, चेन्नई हुआ, ठीक है। तो ये सब ऐसे शहर हुआ करते थे, मद्रास जिसे पहले नाम से जानते थे चेन्नई को। तो ये बड़े शहर ऐसे हुआ करते थे जो किसके अधीन हुआ करते थे, भाग सी के अंतर्गत आते थे। और डी में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा थी। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा थी। तो जो पहले जो बंटवारा हुआ था वो इसी प्रकार से हुआ था। आप जानते हैं इस बंटवारे को लेकर इस समय भी चर्चा चल रही थी। आप जानते हैं कि सबसे पहले एस के धर समिति के द्वारा 1948 में ही यह बात प्रक्रिया चली
1947 के माध्यम से यह बताया गया कि राज्यों का बंटवारा जो है इस प्रकार से ना होकर किस प्रकार से होना चाहिए, राज्यों का बंटवारा इस प्रकार से ना होकर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए। तो इस समिति के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, इसके बारे में मना कर दिया गया। इसी प्रकार आप जानते हैं जेवीपी समिति, कौन सी समिति आई, जेवीपी समिति आई, और ये कब आई, 1948 में आई। इसने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की, इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है ये 49 में प्रस्तुत की है। आई कब है, आई है 48 में। उसने अपनी रिपोर्ट 48 के बाद प्रस्तुत की है। और जेवीपी जो समिति है इसके माध्यम से भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, इसके बारे में भी मना कर दिया। जब इन दोनों के द्वारा ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिया गया, उसके बाद आप जानते हो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लिए क्या चला था, तेलुगु भाषा के लिए एक प्रावधान चलाया गया। और यहाँ के एक व्यक्ति थे, राजनेता थे, श्री रामल्लु जो थे, इनके द्वारा अनशन किया गया। और अनशन करने के बाद आप जानते हैं 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है, पहला राज्य गठित हो जाता है। कहने का मतलब है राज्य इस प्रकार से थे और राज्य अब पहली बार आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। अब इसी के तहत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। किसका गठन किया, फजल अली आयोग का गठन किया। और फजल अली आयोग के गठन के बाद फजल अली आयोग का गठन, ये गठन कब किया जाता है, 1953 में गठन किया जाता है। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया ये 1956 में प्रस्तुत किया। इसने रिपोर्ट में बताया कि कितने राज्य, बताया कि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने बताया, केंद्र शासित प्रदेश बताया गया 6। तो पहली बार ये 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो हम लोग सिर्फ ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य जो थे ये कौन थे, ये वाले राज्य हुआ करते थे जो इसमें भाग खा में, इसी को भाग खा कहा जाता था, भाग खा। और फिर क्या कर दिया गया, इन देशी रियासतों को विलीन कर दिया गया। और विलीन के माध्यम से आप देख रहे हो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने। और वर्तमान में आप देखते हो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो धीरे धीरे ये बढ़ते रहे और हम लोग इसको अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब पहली अनुसूची में जो भाग खा के राज्य थे, विधानसभा में अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिए गए। कहने का मतलब है धारा 29 द्वारा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 56 में खत्म कर दिया गया था। संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो बता दिया, 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हो गया, इसको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर निरसर है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं। तो ये किसमें थे वर्णित, 338 में वर्णित थे। तो ये भाग 7 हो गया जो अब इस समय संविधान में प्रावधान नहीं है। अगला देखते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या बताया गया है, भाग में 8 में बताया गया है संघ राज क्षेत्र। इसके बारे में केंद्र शासित प्रदेशों के ही बारे में बताया गया है। जो अभी केंद्र शासित प्रदेश आप देख रहे थे उन्हीं के बारे में उपबंध बताया गया है। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक के बारे में प्रावधान बताया गया है। इसके बाद आते हैं भाग 9। देखो यहाँ पर 9 का लिख गया, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसके बाद आता है भाग 9। और भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायत के बारे में जो प्रावधान बताया गया है वो 243 से 243 अणा तक बताया गया है। पंचायतों के बारे में जो प्रावधान बताया गया है 243 से लेकर 243 अणा तक बताया गया है। आप जानते हैं पंचायतों के बारे में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में क्या है, पंचायतों के बारे में इससे पहले भी बताया जा चुका है। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक
तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य की पंचायतों के बारे में प्रावधान बताया गया है। लेकिन यहाँ पर राज्य की पंचायतों के गठन के इनके संरचना के बारे में पूरा यहाँ पर विस्तार बताया गया है, और यहाँ पर राज्य के अंदर पंचायतों का क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के पंचायतों के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, वहां पर राज्य का विशेष दर्जा बताया गया है, जबकि यहाँ पर पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार भाग 9 का में हम जानने का प्रयास करें तो भाग 9 का में क्या है भैया, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका के बारे में बताया गया है, और यह प्रावधान 243 जा से लेकर 243 या छा तक है। 243 जा से लेकर 243 या छा तक है। और यदि हम भाग 9 खा की हम जाने तो इसमें सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है, सहकारी समिति के बारे में प्रावधान है, और इसका जो प्रावधान है 243 या जा से 243 या ना तक इसका प्रावधान है। तो कहने का मतलब है ये पंचायत, आप जानते हैं संविधान में पंचायतों के बारे में उल्लेख था, लेकिन नगरपालिका और सहकारी समितियों को बाद में जोड़ा गया। और आप जानते हैं पंचायतों को अनुसूची, आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के माध्यम से पंचायतों को किस अनुसूची में जोड़ा गया, आप कहेंगे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में स्थान मिला था। और इसमें जो विषय की बात कह दिया जाए तो इसमें 29 विषय थे, ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। और इसी प्रकार यदि हम 74वें संविधान संशोधन की बात करें, 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 की बात करें तो इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को जोड़ा गया, नगर पालिका का प्रावधान रखा गया, और इसे 12वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया, और जिसमें विषयों की संख्या कितनी थी, विषय 18 थे। कितने विषय थे, विषय 18 थे। तो आप थोड़ा ये पिछली क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं अनुसूचियों में, तो आप इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख चुके होंगे 9 यहाँ पर मिस है, तो थोड़ा सा आप पीछे देख लेंगे। 9 और 9 का में के अंतर्गत नगर पालिकाएं बताई गई हैं, और नगर पालिकाएं कहाँ से हैं, ता से लेकर या छा तक है। इसी प्रकार 9 खा में समितियां बताई गई हैं, ये 243 या जा से लेकर 243 या ना तक है। इसके बाद आते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान बताया गया है, और यह 244 और 244 ए के अंतर्गत बताया गया है। इसमें 2 अनुच्छेदों के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में बताया गया है। अगला आते हैं, अगला भाग 11 में देखते हैं क्या है। भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संघ और राज्य के बीच बताने का प्रावधान भाग 8 में भी किया गया था, जिसमें आपने संघ, राज्य, केंद्र मतलब संघ, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा। उसी प्रकार भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, और इसी प्रकार भाग 14 के अंतर्गत भी संघ और राज्य के बीच कुछ शक्तियों का बंटवारा बताया जा रहा होगा। तो आप देख रहे हैं 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, और इस संबंध के बारे में कितने प्रकार की शक्तियों के प्रावधान बताए गए हैं, 2 प्रकार की। एक विधायी संबंधी की शक्ति, एक प्रशासनिक। होती तो 3 प्रकार से है, वित्त संपत्ति भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, वित्त शक्ति भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन संघ के अंतर्गत हम जो भाग 11 में पढ़ रहे होंगे वो 2 ही पढ़ रहे होंगे, एक विधायी संबंध पढ़ रहे होंगे, एक प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे होंगे। विधायी का मतलब हो गया कानून बनाने से, विधायी का मतलब हो गया कानून बनाने से, और प्रशासनिक का मतलब हो गया उसी कानून का पालन करके प्रशासन या शासन करने को हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक संबंध कहते हैं। तो इसका जो वर्णन है 245 से लेकर 263 तक है, 245 से लेकर 263 तक है, जबकि विधायी संबंधियों का प्रावधान 245 से 255 तक है, और जबकि प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में जो प्रावधान बताया गया है 256 से 263 के बीच में बताया गया है। तो ये हमारा भाग 11 है। भाग 11 के बाद भाग 12 आता है, और भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों के बारे में उपबंध बताए गए हैं।
इन उपबंधों को 4 अध्यायों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। पहला है वित्त, और वित्त का जो प्रावधान है वो 264 से 291 के माध्यम से बताया गया है। वित्त का मतलब होता है धन से। इस प्रकार से ऋण 2 में क्या बताया गया है, अध्याय 2 के अंतर्गत ऋण बताया गया है कि केंद्र सरकार किसी विदेश से ऋण ले रही है तो अनुच्छेद 52 के तहत लेगी, 252 के तहत लेगी, 92 के तहत लेगी, और यदि राज्य सरकार किसी विदेश से ऋण ले रही है तो वह 293 के माध्यम से ले रही होगी। तो कहने का मतलब है केंद्र और राज्य के बीच जो ऋण लेने का प्रावधान है वो किसके अंतर्गत बताया गया है, अध्याय 2 के अंतर्गत और भाग 12 के अंतर्गत बताया गया है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वादों के बारे में उपबंध बताया गया है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 294 से 300 के अंतर्गत बताया गया है। और ये हम लोगों ने पढ़ रखा है अध्याय 4 को। अध्याय 4 को ये पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, संपत्ति का अधिकार, जिसको अब किसमें रख दिया गया है, 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है। तो आप इसको अभी पढ़ चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत 7वां अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर 6 अधिकार बचे हैं, इसको उठाकर वहां से यहाँ लाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले क्या हुआ करता था, जो संपत्ति का अधिकार होता था वह मौलिक अधिकार होता था, अर्थात मौलिक मतलब व्यक्ति का अधिकार होता था। उसके पास जितनी भी संपत्ति होती थी वह उसके अधिकार क्षेत्र में आती थी। अर्थात जो पुराने व्यक्ति थे उनको यदि सरकार के द्वारा कोई यदि संपत्ति का अर्जन करना होता था तो उसके लिए बहुत कठिनाई होती थी, या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों से लड़ना पड़ता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात जैसे ही भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद होने के बाद देखा गया कि लोगों के, व्यक्तियों के पास जो बहुत राजशाही व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति थे उनके पास भूमि ज्यादा थी, लेकिन और भूमियां नहीं, और लोगों के पास भूमि नहीं थी। तो इस संपत्ति के अधिकार के ही कारण उनसे भूमि लेकर और जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनको भूमि बांटने का प्रयास किया गया। तो इस संपत्ति के अधिकार को जब कानूनी अधिकार बनाया गया तभी यह संभव हो पाया। दूसरा ये भी कारण था कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें यदि किसी व्यक्ति की भूमि खरीदना चाहती थी तो व्यक्तियों के द्वारा मौलिक अधिकार होने के कारण, संपत्ति का मौलिक अधिकार होने के कारण नहीं खरीद पाती थी, या खरीदने में जटिलता आती थी। इसको कानूनी अधिकार पर यह कर दिया गया कि हाँ, यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को किसी विशेष चीज के लिए जमीनों को खरीदना है या संपत्ति को लेना है, तब यह क्या कर दिया जाएगा, तब यह उपबंध किसमें चला जाएगा, कानून के अधिकार में चला जाएगा, और कानून के माध्यम से वो जमीन खरीद सकते हैं। तो इसी कारणवश संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने का प्रावधान लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भाग 12 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं भाग 13। भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और इस समागम की व्यवस्था के बारे में जो बंद बताया गया है 301 से 307 के बीच में बताया गया है कि आप भारत के भीतर कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, समागम मतलब आचार करते हैं। इसके बारे में जो वर्णन बताया गया है 301 से 307 के बीच बताया गया है। फिर आते हैं भाग 14, और भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं बताई। अभी आपने 11 में भी संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ा, और उससे पहले 8 में भी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, और 14 में भी संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर सेवाएं बताई गई हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत सेवाएं बताई गई हैं, और इनका प्रावधान 308 से 314, और आप इसी में पढ़ते हैं अखिल भारतीय सेवा। जो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवा, इसके बारे में जो प्रावधान दिया गया है यह तुम्हारा 312 के अंतर्गत प्रावधान बताया गया है। और आप सेवाओं को कहां से पढ़ रहे हैं, 308 से 314 तक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग के बारे में कहां से पढ़ते हैं, 315 से 323 तक पढ़ते हैं, जिसमें आप देखते हो यूपीएससी और एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सिविल सर्विसेज या सिविल कमीशन, इसके बारे में जो आप पढ़ते हैं ये 315 के अधीन ही दोनों चीजों को पढ़ते हैं। यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के बारे में कहां पढ़ते हैं हम लोग, हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं 315 में। अगला आता है भाग 15, और भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था बताई गई है
कि निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और इसके बारे में जो चर्चा है 324 से लेकर 329 का तक है। तो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में या निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 324 से 329 का के अंतर्गत बताए गए हैं। भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीयों, जिसको आप एंग्लो इंडियनों के नाम से जानते हैं, एंग्लो इंडियन के बारे में आप जानते होंगे। आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है और ये 330 से लेकर 342। हालांकि अब आंग्ल भारतीयों के बारे में जो उपबंध था वो समाप्त कर दिया गया है। आप जानते हैं अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का चयन और 333 के माध्यम से विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के चयन की प्रक्रिया बताई गई है और इनको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। इनको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अब संविधान से हटा दिया गया है, तो अब आंग्ल भारतीयों के प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं भाग 17। भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग राजभाषा के बारे में जान रहे होंगे। अब आप जानते हैं राजभाषा का उपबंध जो दिया गया है वो 343 से लगाकर 351 में बताया गया है। इसमें 4 अध्यायों के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे, जिसमें बताया गया है कि संघ की भाषा के बारे में प्रावधान 343, 344 में बताया गया। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में 345 से 347 बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में 348 से 349 के बीच में बताया गया और विशेष निर्देशों के माध्यम से 350 और 351 में भाषा का ही महत्व बताया गया है। तो हम लोग राजभाषा के बारे में जो पढ़ रहे होंगे वो कहां से पढ़ रहे होंगे, 343 से 351 के बीच हम लोग भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा पढ़ रहे होंगे। अगला देखते हैं भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध आपने 3 प्रकार के आपात पढ़ रखे हैं। एक राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात 392, 392 में राष्ट्रीय आपात, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में आप पढ़ते हैं राजकीय शासन या राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के आपात उपबंधों के बारे में या इससे संबंधित जो भी उपबंध हैं उनके बारे में जो हम पढ़ रहे होंगे वो 352 से 360 के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। इसी के बाद भाग 19 के अंतर्गत हम लोग प्रकीर्णन, जो इनसे ही संबंधित कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको यहाँ पर नहीं रखा गया, जिनके बारे में विवेचना करना छूट गई, उसको हम प्रकीर्णन के अंतर्गत रखे और 361 से 367 के बीच में हम इन चीजों को पढ़ रहे होंगे। भाग 20 फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो 368 के अंतर्गत बताई गई हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो हम लोग अनुच्छेद भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन देख रहे होंगे। भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंधों के बारे में प्रावधान पढ़ रहे होंगे। इसका जो बताया गया है ये 369 से 392 के बीच में हम लोग अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंधों के बारे में देख रहे होंगे। इसके बारे में हम देखते हैं ये भाग 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत, पाठ और निरसन के बारे में जो अनुच्छेद निरस्त हो गए इनके बारे में 393 से 395 के अंतर्गत बताया गया। तो यहाँ तक आपके 22 भाग थे, लेकिन कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो संविधान में यदि कुल भागों की संख्या पूछ ली जाती है, कुल भाग, जब तक कुल भाग नहीं लिखा है तब तक यदि आपके ऑप्शन में 25 है तब तक नहीं टिक करेंगे। यदि केवल भाग कह रहा है तो भागों की संख्या आप सिर्फ 22 बताएंगे। और ये 25 आती कहां से है, तो आप जानते हैं एक खंड जोड़ा गया है 4 का, दूसरा खंड जोड़ा गया है 9 का और तीसरा खंड छोड़ा गया है 9 का। तो यही 3 प्रावधान जुड़कर ये क्या बना देते हैं, 25 बना देते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाग 25 कहां से आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप समझेंगे। जब तक कुल ना लगा हो तब तक आप भागों की संख्या 25 नहीं टिक करेंगे, 22 ही टिक करने हैं, क्योंकि मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी और आज भी 22 ही बताई गई है, बस उसके खंड जोड़कर 25 कर दिए गए।
तो आप इतना समझ गए होंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप जरूर याद रखेंगे। थोड़ा सा हम एक दोबारा इन सभी चीजों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं जिनको आपको याद ही याद रखना है। जैसे आपको भाग 1 तो याद ही रखना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसी प्रकार 2 को भी याद रखना है, नागरिकता। 3 भी याद रखना है, मौलिक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। 4 को भी याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीओ को। और 4 का को मूल कर्तव्य। इसी प्रकार से 5 आप देखते हैं, 5 को भी याद रखना है। 5 के अंतर्गत आपको संघ बताया गया है। इसी प्रकार राज्य को भी आपको याद रखना है, राज्य। ये 6 आपको तो लगातार याद ही रखने हैं। 6 के बाद आप जब 6 के बाद 7वां आप पढ़ रहे होंगे, 7वें में विषय में आप निरसन है, इसको आप ना भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। फिर 8वां क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, थोड़ा इसके बारे में याद रखेंगे। लेकिन 9 आपको जो 9 बताया था अभी 9 के बारे में, तो 9 के बारे में आप पूरी चर्चा याद रखेंगे कि 9 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, सहकारी समितियों से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है सभी एग्जामों के लिए और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार 9 के बाद जो आता है आपका, 9 के बाद आप 11 वाला देख लेंगे। थोड़ा सा हम लोग 11 था जो इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, किस किस प्रकार से संबंध है इसके। उसके बाद 12 भी थोड़ा सा हमको याद रखना है क्योंकि वित्त है, इसमें ऋण लेने के बारे में है, संपत्ति संविदाएं और संपत्ति के अधिकारों के बारे में 12 भी इंपॉर्टेंट बनता है, 12 भी याद रखेंगे। 12 के बाद आप 15 को अवश्य इंपॉर्टेंट कर देंगे। 15 के अंतर्गत क्या है, निर्वाचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 के बाद आप 17 को, जिसमें राजभाषा के बारे में वर्णित किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो राजभाषा के बारे में भी बता देंगे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार 20 दे लेते हैं, 20 में क्या बताया गया है, 20 भी इंपॉर्टेंट है, संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। ये कुछ भाग हैं जिनको आपको अवश्य देखना ही देखना है और याद ही रखना है। हालांकि आप भाग यदि सभी याद रखते हैं तो आपको एक संक्षिप्त रूप से संविधान पूरा ही क्या होता है, याद होता है। क्योंकि आप अनुच्छेद 1 से लगाकर 395 यदि आपको जाना है तो आप सिर्फ 22 भागों को याद रखिए और 395 अनुच्छेद आपको याद रहेंगे। ये थोड़ी सी हमको क्या होती है, समझने के प्रयास है कि हम एक बार में ही संविधान को पूरा कैसे याद कर सकते हैं। तो भाग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम संक्षिप्त रूप से यदि हम पूरे संविधान को देखना चाहें तो यदि हम भाग को याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो हम पूरे संविधान को देख लेते हैं। जिस प्रकार से प्रस्तावना के अंतर्गत संक्षिप्त संविधान दिया है, उसी प्रकार भागों के अनुरूप से विस्तार संविधान के दर्शन किए जा सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़े ही होंगे, जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाएगा और यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और जो भी वीडियो आ रहे हैं उन पर आप लोग अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ रहा है और हम लोग अत्यधिक प्रयास करने और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक आपका अगला वीडियो अभी जल्द ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।